हेलो, वेलकम टू ऑल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ घंटे पहले हम लोग लाइव आए, तो उसमें बच्चों का कमेंट था कि सर हिंदी साहित्य का इतिहास समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो इस वीडियो के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास में हम लोग को दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आप हम लोग जो है इस टॉपिक को जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिएगा, बस उसमें आपका काम हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है। अब मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ और जो है ईमानदारी से आपको इस वीडियो को फुल स्पीड में कर लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पर जब आपको एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप इसको स्पीड में देख लीजिएगा। आप कितनी स्पीड में आपको समझ में आ रहा है उतनी स्पीड इसको कर लेना। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, संयुक्त काल कोई नहीं है। तो आप कहोगे कौन कौन से काल हैं आपके, तो 4 काल जो है आपको पढ़ लेने हैं, है ना। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और हो सके तो समय पढ़ लेना, अदरवाइज समय पढ़ने की जरूरत है नहीं। और किसके अनुसार, ये आचार्य शुक्ल के अनुसार है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा था। देखो ऊपर हमने पढ़ा, तो देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो किसमें पूछा गया था, कनक साहिब में पूछा गया था, है ना। और नीचे वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है वीडियो में पूछा गया है। तो फिर से वही सिंपल सा आंसर क्या है, 4। और अब ये ऊपर थ्योरी जो पढ़ी थी वही आपका सिंपल सा है। कह रहा हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। अब यहाँ पर जरा देखो भाई, यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन इतने सारे एग्जाम में आया तो कहीं ना कहीं खास बात तो होगी ना भाई, कोई ना कोई खास बात तो होगी। तो जो है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, तो आपका आंसर जो है क्या लगाना है आपको, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ लेखक जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं, इनकी कुछ जो है लिखा है, और यहाँ पर जो है और ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी भी कुछ रचनाएं हैं, इनको जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो है हिंदी साहित्य की भूमिका जो है यहाँ पर देख लिया है ना। देखो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसमें जो है कन्फ्यूज ना आना। हिंदी साहित्य का इतिहास पूछेगा तो रामचंद्र शुक्ल लगाना, और भूमिका पूछे तो इसके लेखक आपने पढ़ ही लिए हैं। तो इस वीडियो का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो है समस्या का बिल्कुल मैंने पूर्णतः निदान कर लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, जिससे कि हम लोग अगले वीडियो में जब आएँ तो कंटेंट जो है एकदम बेहतरीन लेकर के आए, ठीक है। चलो, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये जो रचनाएं आपको दिख रही हैं, इनको जो है आप रट लेना, बस इतने में आपका उद्धार हो जाएगा। और रामविलास शर्मा है, इनकी ये रचना रट लेना। अच्छा, ये जो लेखक या कवि हैं जो ये बार बार आपके आएंगे, लेकिन आपको इनका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका एक कॉलम बना लीजिए, जितनी रचनाएं उसको इंपॉर्टेंट मिलें। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, कुछ एक दो और आपको मिल जाए तो उसमें ही ऐड करते जाना। बार बार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं तो बार बार नोट मत करना, है ना, अगर नोट्स बना रहे हो तो। चलिए, कह रहा आदिकाल का संभावित समय कौन सा है, तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन देखो 3 बार यूपीएसआई में आया, यूपी पीजीटी में आया और डीडब्ल्यूसी में आया है। तो कहने का मतलब है कि आप समझ गए होंगे कि पेपर बनता कहाँ से है, ठीक है। चलो, तो ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बार बार समय काल विभाजन बताया जा रहा है, तो इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहे भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है, तो ये कहा था श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। हाँ, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा था, जबकि जॉर्ज गिरिसन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था। देखो छोटा सा है, इन्होंने स्वर्ण युग कह दिया, इन्होंने स्वर्ण काल कह दिया, बस यहीं पे आपको एग्जामिनर जो है अटका देगा। रामचंद्र शुक्ल ने इसको नाम भक्ति काल दिया, जबकि हजार प्रसाद द्विवेदी ने इसको लोक जागरण काल कहा है, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन से हमें 4 क्वेश्चन मिल गए। आगे बढ़ते हैं। क्या पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी 1375 से 1700 जो है ये। अब इसमें फिर से वही बात है कि जो 4 बार बांटा गया है, तो आप जो है इसको अच्छे देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि विभाजन से बार बार क्वेश्चन जो बन रहा है वो सिंपल सा क्वेश्चन बन रहा है, वो आपको रट लेना है, टाइम और उनके नाम। फिर से वही बात है, कह रहा पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है, तो वही बात है, कौन सा, भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद ये
आदिकाल को कह रहे हैं वीरगाथा काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल। तो कहने का मतलब इनके और अन्य नाम है जो भी देखिएगा, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर गिरीसन ने। ठीक है, इनको जो है बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और इनके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास डॉक्टर गिरीसन ने किया था। ये ब्रिटिश नौकरशाह था, भाषावादी, बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। ये बंगाल के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी तथा नागरिक पहचान सभा के सदस्य भी थे। इन्होंने हिंदी भाषा में जो है अनेक कार्य जो है किए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल का नाम किसने दिया था? ठीक है, तो ये दिया था किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये भी क्वेश्चन 4 जगह जो है पूछा गया है। ठीक है, अब एक बार और देख लीजिएगा। अन्य विद्वानों के द्वारा कुछ नामकरण ये किए गए हैं, किसके लिए? तो ये जो है, हाँ ये हो गया। अब आते हैं, जैसे मिश्र बंधु ने इसको दिया प्रारंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने दिया वीरगाथा काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया आदिकाल। तो इन्हें जो है इन्होंने अन्य विद्वानों के द्वारा ये नामकरण किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? तो ये किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है 4-5 जगह पूछा गया है। और ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी का सामयिक इतिहास, व्यंग्यांग कौमुदी और सत्य हरिश्चंद्र। इस वीडियो को मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना। इसके बाद आपको जो है हिंदी साहित्य में जो है शायद दिक्कत नहीं होगी अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं। तो किसी भी एग्जाम के लिए ना, किसी भी एग्जाम के आपको देख रहे होगा क्वेश्चन का लेवल जो है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? तो ऑप्शन नंबर ए इस्तवार द ला लेतुर इंदोई हिंदुस्तानी, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, उसके बाद 2 ऑप्शन हो गए हैं, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के बारे में है। और ये भी क्वेश्चन जो है टेट एग्जाम से लेकर के जो है सब एग्जाम में कितनी जगह पूछा गया वो आप देख लीजिएगा ना। तो ये जो है इसका व्याख्या है, इसको देख लेते हैं। इसके लेखक जॉर्ज अब्राहम गिरचर हैं। इनकी अन्य रचना जो है सूरसागर का टीका 4 खंडों में है। तो ये भी अच्छे से देख लीजिएगा, जो है इसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इनकी प्रमुख रचनाएं भी आपको जो है साथ साथ पढ़ते चलना है। ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर जो है एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको वीडियो पॉज करके नोट भी करना है, नोट्स भी बनाते रहना है। और एक बार मेहनत करोगे तो जो है। अगला, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? तो ऑप्शन में क्या है? ये सी रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गारसा द तासी को, है ना। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे फ्रांस के विद्वान थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किया था। और इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है इस्तवार द लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो ऑप्शन है आपके राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेन, राहुल संस्कृत और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, इतिहास के लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब देखो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एक प्रसिद्ध नाटक एकांक रूप में जाना जाता है। ये भी जो है देखिए क्या है, एक नाटककार और एकांकीकार है। और कुछ रचनाएं जो है एकलव्य, रेशमी टाई, सप्तकर्ण, कौमुदी महोत्सव,
पृथ्वीराज की आँखें, जौहर और दीप्तान, ये इनकी रचना है। और इतनी रचना याद कर लोगे तो इससे बाहर आपको रटना नहीं पड़ेगा, इतना याद ही करना पड़ेगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसी चीज़ है, इसको आपको समझ नहीं सकते, इसमें याद ही करना है भाई। ऐसा तो नहीं a+b का होल स्क्वायर लगा दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये है कि कितनी चीज़ें रट लें कि काम हो जाए, तो वो आप इस वीडियो में जितना मैं बताऊं, वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लगभग हम इसमें जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं 600 प्लस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, इसलिए स्पीड में आप लोग उसको देख लेना। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह जो है कथन किसका है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। और ये महान साहित्य का पत्रकार भी थे, और इनके ये नाम पे द्विवेदी युग भी पढ़ा है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पना अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। और इनकी जो है कुछ रचनाएं यहाँ पर हैं, उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का है। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से कवर करना आप लोग, क्योंकि स्टेटमेंट जब वो पूछेगा तो ये इसमें जो है आपको उलझा देगा, है ना। इसलिए बेटर है कि आप जो है स्टेटमेंट बहुत अच्छे से कवर करें। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखो कितनी जगह आया है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है सोचो कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को कितने एग्जामों ने जो है टारगेट किया है, बस इसलिए अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जो समझदार है वो इससे कवर कर लेंगे, है ना, और बाकी आप देखिएगा। तो क्या है, हिंदी साहित्य के आदिकाल में इनमें से किसने सिद्ध ये समंतकाल कहा है? तो इसमें ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल संस्कृत्यायन, ठीक है। अब इनके बारे में जो है ये नाम दिया इन्होंने, और विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल के बहुत सारे नाम दिए हैं, जैसे वीरगाथा काल इन्होंने ये कहा है, आदिकाल ये कहा है, तो ये आपने बीज भवन काल पढ़ाई है, तो ये आपको पहले से पता है और ऊपर हमने कवर किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? तो ऑप्शन हो जाएगा गारसादा तासी, ठीक है। और ये इनकी किताब है, इनको देखिएगा। और एडविन ग्रिप्स ने अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पुस्तक लिखी, तो एडविन ग्रिप्स की किताब को भी आप देखते हुए चलें। अगला क्वेश्चन, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल को, ठीक है। और ये इतिहासकार में आचार्य राम शुक्ल के बारे में आप तो जान ही रहे, इनको आप अच्छे जानते होंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का समानता कब से कब माना जाता है? तो ये बार बार आप देख रहे हैं 1850 से ये माना जाता है, ठीक है। और ये कुछ समय है, आदिकाल, भक्तिकाल, इनको जो है आप नोट पहले से कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर लेना भाई। तो आधुनिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है, ये भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद और छायावोत्तर, ये इनके ईयर जो है नोट डाउन कर लेना। आते हैं हम लोग आदिकाल में। आदिकाल का सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, आला खंड किस बोली भाषा में लिखा गया है? तो आंसर हो जाएगा बुंदेली में। हम लोग बुंदेलखंड के निवासी हैं, तो आप अच्छे से जानते होंगे। आला और उदल के बारे में आपने देखा होगा, ये देखा है, 52 लड़ाइयों के रोमांचकारी वर्णन है, और इसे परमाल रासों के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचनाकार कवि जगनेक हैं, ठीक है, तो इनके नाम अच्छे देखिएगा। आगे है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो ये हो जाएगा अपभ्रंश भाषा की है, ठीक है। और भाषा की रचना है, यह विद्यापति की प्रमुख रचनाओं में से एक है, मतलब इसकी राइटर जो है वो क्या विद्यापति हैं। और विद्यापति की अन्य रचनाएं पदावली, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भूपरिक्रमा, इनको जो है जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। आगे कह रहा है, इनमें से किसे कवियों को राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल सही बात है, अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक के रूप में जाने जाते हैं ये। और गायन वगैरह इन्होंने बहुत चीज़ें जो हैं बनाई हैं, इनको रखिएगा। और अमीर खुसरो की कुछ रचित पंक्तियाँ इस तरह से हैं, एरी सखी मोरे पिया घर आए, छाप तलक सब छीनी रे, जो मैं जानती बिसरत से। ये लाइनें डायरेक्ट आपको एग्जाम में दे देंगे,
और फिर पूछ देंगे कि बताइए किसने लिखी है, तो इसलिए जो है इनको देखिएगा। आगे देखिए, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे औरंगजेब के, है ना। और इन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें इन्होंने वर्णन की होंगी। तो क्या है, बरवधु विनोद, राधा माधव विनोद, कालिदास हजारा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो प्रमुख रचनाएं जो है आपको जरूर देखते हुए चलना है, ठीक है। अब वीडियो एक देखो, एक बार में कोई चीज़ याद होती नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की देखो भाई, ये क्वेश्चन देख लो, है ना, कितनी बार आया है तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यूपीएससी में तो भाई 2 बार जो है आया है, शिफ्ट थर्ड में, है ना, 17 को 27 को। कह रहा देसिल वायना सब जन मिठा तय तैसन जपो अवहट्ठा। यह जो किसका प्रसिद्ध कथन है, तो ये विद्यापति का प्रसिद्ध कथन है ना। चलिए, अब विद्यापति के बारे में कुछ चीज़ें और हैं, तो जो है आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे कह रहा है, रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। यह कथन किसका है? तो यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। और इनके बारे में जो है ये शैली बता दी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रामायण से माना जाता है, और वे लिखते हैं कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति रासक जो है उपरूपक से मानते हैं। कह रहा है जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इनका नाम है स्वयंभू को, है ना। स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आगे देखिए, गोरी सौवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह जो है प्रसिद्ध कथन किसका है? तो क्वेश्चन 31 का आंसर जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी। अमीर खुसरो की ये पंक्ति है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है और भी कौन सी हैं? खाली कबारी, मुकरिया, दो सुखने, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया रुबाई, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है खुमाण रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये है दलपति विजय की, ठीक है। और कुछ रचनाएं जो है यहाँ दलपति विजय की खुमाण रासो, सारंगधर की हमीर रासो, नरपतलान की बीसलदेव रासो और जगनिक की आलाखंड परमल रासो। अगला देखिएगा, जहमन पवन न संचराई रवि सस्य नहीं पवेश, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये है सरहपा की, ठीक है। सरहपा का नाम आपने अच्छे सुना होगा और ये बहुत फेमस है, और ये हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं, और इन्होंने सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जिनको जाना जाता है। ये जरूर देख लेना भाई कि इनके और नाम क्या हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर बना दिया तो दिक्कत में आ जाओगे। आगे देखिए, कह रहा है पाउम चरेव किस भाषा की रचना है? तो ये है आपकी अपभ्रंश भाषा की रचना है, और इसकी रचयिता जो है वो कौन है? स्वयंभू है, ठीक है। और स्वयंभू को भी हम लोग अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कह रहे थे, ठीक है। और स्वयंभू हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं रिठिड़ मिचरयु और स्वयंभू छंद। ये स्वयंभू छंद तो आएगी नहीं क्योंकि नाम इनमें आ गया है, ये रचना जो है जरूर देख लेना आप। अगला कह रहा है छंदानुशासन के रचयिता कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और छंदशास्त्र ग्रंथ सुब्रटी तिलक इसके रचयिता क्षेमेंद्र है, जबकि भट्ट केदारकृत वृत्त रत्ना में छंदशास्त्र का विशद विवेचन हुआ है। आगे कह रहा है इनमें से संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पे आ गए? 36 पर। 36 तो संदेश जो रासक इसकी रचयिता है अब्दुल रहमान, और यह अपभ्रंश भाषा में रचित एक काव्य है, इसको भी देखिए। अगला कह रहा है प्राकृतिक का पानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेमचंद को। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भर भर के आए थे,
तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूर जो है कवर करके जाना है। और याद रखें कि ये कोई भी जो है आपको पढ़ाएगा नहीं, है ना। मैंने यूट्यूब पे जो है कम से कम 10 बहुत बड़े बड़े टीचर जो हिंदी साहित्य को कराते हैं, वो कभी ये सब नहीं कराते हैं ना। बाद में जब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो तब समझ में आता है कि ये क्या हो गया, है ना। पेड कोर्स तो बहुत लिए थे। तो आगे बढ़े, नहीं तो आप खुद चेक कर लेना कि आपको जो है क्या लग रहा है। जो जहाँ से आपने हिंदी साहित्य पढ़ी वहाँ खुद देख लेना एक बार जाके। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो ये आपका हो जाएगा क्या, सरापा। ठीक है, बौद्ध धर्म से ही है संबंधित ये। अगला, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो ये है अमीर खुसरो। इनके बारे में आपने बहुत पहले अभी थोड़ी पहले देख ही था इनकी क्या है। वो खड़ी बोली का उनको जनक भी माना जाता है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। और सितार और तबला का भी जनक माना जाता है, ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा हिस्ट्री में। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना? तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो को माना है इन्होंने। और इसमें चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया है। और इसे जो है रचयिता चंद्रबरदाई, राजकवि बचपन के मित्र थे। इस तरह से आपको जो है चीज़ें देख लो। कह रहा है विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अबहट्ट में है? तो क्वेश्चन नंबर जो है 41 आ गया है। इसके आंसर जो है क्या आ जाएंगे? बी, ऑप्शन बी, 2 ग्रंथ अबहट्ट में है। ठीक है, और विद्यापति ने संस्कृत कई भाषाओं में लिखा है। अबहट्ट में से कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका, मैथिली में इनकी जो है पदावली, और संस्कृत में इनकी है भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, सैश्वरस्वार और दुर्गा भक्तरंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये आपकी हो जाएगी आदिकाल की रचना है ये आपकी। और ये वीडियो के 2015 में आया था, उससे हमें मतलब नहीं कब आया था, लेकिन हमें तो मतलब ये है कि बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच के ना जाए। तो ये आदिकाल की रचना है, उसकी रचयिता जो है चंद्रबरदाई है। आदिकाल की और रचनाएं भी हैं, बीसलदेव रासो नरपतलाल ने लिखी है, परमाल रासो, विजयपाल रासो और दलपति विजय, ये हम लोग अभी ऊपर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अमीर खुसरो का जो है वास्तविक नाम क्या है? तो इनका नाम था अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन। ठीक है, और ये किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खड़ी बोली आदि के कवि कहे जाते हैं ये। और खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 100 बताई जाती है। और कुछ ग्रंथ ये हैं जैसे खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने, गजल। ठीक है, आगे कह रहा अमीर खुसरो का समय है कब ये थे? तो 13वीं शताब्दी में इनका जो है समय बताया जाता है। जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश की एटा जिले के पटियाली गांव में इनका हुआ था। और इनका वास्तविक नाम अबुल फजल था, जो अभी ऊपर देख रहे हैं। और इनको तोता या हिंदी का तोता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो मैथिली भाषा के जो है कौन से? विद्यापति हैं इनकी। ठीक, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। और विद्यापति की जो कुछ रचनाएं भी हमने थोड़ी पहले देखी थी कि पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है, जिसके कारण इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। ये जरूर देखिएगा, विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। और इन्हें कीर्तिलता एवं कीर्ति पता की रचना अवहट्ट भाषा में की है। तो अवहट्ट भाषा में कितनी की थी? ऊपर क्वेश्चन आया था, तो याद रखें 2। कह रहा है विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो देखो अभी फिर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो है इसके बारे में देखा था, ऊपर ही देखो दी गई है। अगर आपने देखा होगा अच्छे से, विद्यापति ने पदावली ने मैथिली भाषा में की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली जो है हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है अच्छे से, तो आप जो है एक क्वेश्चन को दूसरे से रिलेट करके आराम से जो है आराम से चीज़ें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथिली भाषा में की गई है और ये चीज़ें आप जो है समझ रहे होंगे अच्छे से। अब इस क्वेश्चन के बारे में आपसे क्या कहा जाए, बताइए। ठीक है, तो अब मैं इसको कवर करते हैं। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो ये आपकी क्या है? चंद्रबरदाई की रचना है। बहुत फेमस रचना है, इसलिए कई बार एग्जाम में आई भी है। ठीक है, तो ये है चंद्रबरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो परंपरा का प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और कुछ अन्य रासो हैं जो इनको आपको जो है अच्छे से भी ऊपर हमने कवर कर लिया, तो एक बार रिवीजन और जो है कर लेना। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये हो जाएगा
पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और ये किसके द्वारा रची गई है? चंद्रबरदाई के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे भट्ट केदार। ठीक है, और इसकी रचना जो है वो कब हुई थी? 1224 में। और वीर रस का ये जो है प्रबंध काव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को चारणकाल की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी गिरिसन ने। ठीक है, डॉक्टर गिरिसन ने जो है इसको दी थी। आगे देखते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो आपका हो जाएगा पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा था इसको। ठीक है, और आदिकाल को जॉर्ज गिरिसन ने चारणकाल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, रामकुमार वर्मा ने इसको संधि अथवा चारणकाल से कहा, मित्रबंधु ने प्रारंभिक काल कहा और राहुल संस्कार ने इसको सिर सामंत काल कहा। तो कहने मतलब ये है, ये रहे इंपॉर्टेंट और जितने बनने वाले क्वेश्चन ये समझ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग भक्ति काल या फिर जो संत वगैरह हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो ऑप्शन डी क्या है? सुंदरदास। ठीक है, सुंदरदास को महाकवि राय की जो है पदवी दी थी। ये क्वेश्चन जो आपको अच्छे से कर लेना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दोहा किसका है? माला तो कर मैं फिरें, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चाहूँ दिस फिरें, यह तो सुमरन नाही। तो ये जो है महान कबीरदास जी हैं, इन्होंने जो है इसको ये दोहा उनके बारे में कहने मतलब ये है। कबीरदास जी कहते हैं कि हाथ में माला फेरना तथा मुख में जीभ फेरना भजन नहीं है। जब तन में लगन न हो, प्रभु स्मरण के समय भी मन चारों दिशाओं में फिरे, संसार कार्यों में लगा रहता है, तो वह सुमरन नहीं है। तो कहने मतलब ये अपने जीवन में भी प्रयोग कर सकते हो। आगे देखते हैं, कबीरदास की भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, अभी ब्रज राजस्थानी अवधी वगैरह कुछ ना लगा देना। अरबी, फारसी, पंजाबी ये सभी बोली के शब्द मिलते हैं, इसलिए इन भाषाओं को पंचमेल खिचड़ी या सदोकड़ी भाषा जो है कहा जाता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भाषा जो है वगैरह पूछ ली जाती है। 54 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। 55वां क्वेश्चन आइएगा। तो बीजक किसकी है? ये बहुत फेमस रचना है बीजक। ये किसकी? कबीर की रचना है और कई बार एग्जाम में आई है। ठीक है, बीजक कबीर रचनाओं का संग्रह है। तो बीजक यानी साखी शब्द रामायणी ये कबीरदास से हैं, और पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम ये जायसी की है, सूरसागर ये साहित्यली सूरदास की है, और रामचरितमानस गीतावली ये सब तुलसीदास की रचना है। कह रहा निम्नलिखित विकल्प निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण कौन है? कबीर। ठीक है, निर्गुण भक्त आराध्य थे, इन्होंने ये सब आडंबर वगैरह को विरोध किया था। अगला है, कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो ये थे धर्मदास। ठीक है, धर्मदास जो इनके प्रमुख शिष्य थे, और ये सब चीज़ें देखिएगा। 58 क्वेश्चन, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, ये इसके रचयिता कौन है? तो ये कबीरदास है ना। कबीरदास के बीजक से जो है ये पंक्तियां आई हैं। क्वेश्चन 59 देखते हैं, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? तो ये स्त्री पुरुष की समानता, इसको जो है उपदेश नहीं दिया, बाकी जो है इन्होंने दिया था कि मूर्ति पूजा विरोध वगैरह सब किया था ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं? तो ज्ञान शाखा के कौन है? कबीरदास। ठीक है, और ये 61 निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका सुंदरदास, सबसे शिक्षित जो है संत। और ये किसके जो है शिष्य थे? सुंदरदास संत दादू के शिष्य थे। काशी में रह करके इन्होंने जो अध्ययन किया था, और बहुत सारी इनकी जो है रचनाएं हैं, इनको जो है जरूर कवर करिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या इनमें से कौन वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेश्वर। और ज्ञानेश्वर के क्यों है? अच्छा, दूसरा ये इस संप्रदाय के संस्थापक थे तुकाराम जी।
और इसके जो दो फेमस संत हैं वो ज्ञानेश्वर और नामदेव। तो नामदेव तो उसमें ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए ज्ञानेश्वर ऑप्शन लगाना पड़ेगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो ऑप्शन में आप अच्छे देखिए 12, 11, 8 और 10। तो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग आ गए हैं 63 पे। तो ऑप्शन आज आप क्या हो जाएगा, 12 मानी जाती है। नैनेर भक्तों की संख्या 63 है, सिद्धों की संख्या 84 है, नाथों की संख्या 9 है। अलवार और नैनेर भक्तों का संबंध दक्षिण भारत से है। अलवार संत वैष्णव और तथा नैनेर संत शैव धर्म के उपासक थे। तो कुल मिला के यहाँ से हम जो है कितने सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से इस एक्सप्लेनेशन से मिले हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, संत सींगा की भाषा जो है क्या थी। तो ये थी निमाड़ी। ठीक है, निमाड़ी जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, और निमाड़ी बोली जाने वाला जो जिला है वो बड़वानी, खंडवा, पूर्वी निमाड़, ये जो है प्रमुख। आगे देखिएंगे, कबीरदास की वाणियों की भाषा जो है कौन सी है। तो सदोकड़ी है, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि ये पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानी जाती है। और रचनाएं कुछ देखो, रमैनी, शबद साखी, ये इनमें कुछ भाषाएं वगैरह जो है इनको भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इनमें से कवि किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी। ये वही सिकंदर लोदी है जिसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका जन्म भी पूछ लिया जाएगा, तो देखिएगा वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु उत्तर प्रदेश के मगहर में हुआ था। तो अगला, इनमें से अलवार महिला संत का नाम क्या है। तो नाम इनका था आंडाल। ठीक है, और अलवार संतों की संख्या जो पैसे की आपको पता होगा 12 मानी जाती है। इनमें एक महिला संत थी जिनका नाम आंडाल जो है पूछा था, क्योंकि एक महिला थी इसलिए इसका नाम पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने जो है प्रस्तुत किया था। तो ये देख लीजिएगा कौन सी कवि जो है। तो आंसर हो जाएगा आपका भक्ति काल के महान संत रविदास ने इसको प्रस्तुत किया था, और ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवधारणा है। ठीक है, बेगमपुर शहर में एक दुख विहीन समाज की कल्पना की है इन्होंने, जिसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, छूत का भेद नहीं है। ठीक है, रविदास अच्छे से देखिएगा। शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक जो है आचार्य माने जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद के माने जाते हैं। और आगे देख लेते हैं तो कुछ आपको जो है ये याद करने पड़ेंगे। अद्वैतवाद, विशिष्टतावाद है, अद्वैतवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा बरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाए, हरिजन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। ठीक है, मतलब कि ये बरियां बीती बल गया, इस तरह से ये कहानी ये है। इसकी रचनाकार कौन है। तो सीधी बात है, आपको पूरी पंक्ति याद नहीं रखनी है, थोड़ा सा क्लू याद कर लीजिए। कबीरदास इसके जो है पंक्ति। ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस जो है कवि की है। तो ये जो है रैदास की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है ये आया है। ठीक है, रैदास की है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 71 पे जो है पहुंच गए हैं। आगे आते हैं हम लोग 72 पर। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह उक्ति किसकी है। तो ये सीधी बात है किसकी, कबीरदास की। और भक्ति काल के निर्गुण शाखा प्रमुख कवि थे, और ये प्रमुख रचना इनकी बीजक, आपको पता ही होगा, साखी सबरमणि में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह उक्ति किस की है। तो ये है जो कबीर की है। तो कबीर की बहुत सारी जो उक्ति हैं ये पूछी जाएगी, ये देखिएगा, है ना। कबीर की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां निम्न हैं। बीत गए दिन भजन बिनारे, और काहिरी नलनी तू को मिलानी। ठीक है, होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी। यह उक्ति किसकी है। तो यह है नानक देव की। ठीक है, तो ये कभी कभार आपसे लाइन पूछ ली जाती है, इसलिए मैं लाइन जो है एक भी छोड़ नहीं रहा हूँ। हरडेवानी किसकी रचना है। तो ये जो है आपकी है दादू दयाल की रचना है। इसको भी जो है अच्छे से देखिएगा। 75 तक हो गया है। 76 आगे हम तो बढ़ते हैं।
हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए दहाय, यह जो है किसकी रचना, तो ये कबीर की है। ज़्यादा आप अगर अच्छे से नोट्स बना रहा तो एक जो जितनी रचना है कबीर की एक साथ उनको मेंशन कर लीजिएगा और 2-4 बार जब आप याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगी, कभी ये गलत नहीं होंगी। इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन जो है किसने किया, तो ये किया था गुरु अर्जुन देव ने, है ना। अर्जुन देव जो है 1604 में उन्होंने किया था। गुरु ग्रंथ साहब को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है और 5वें गुरु थे ये। निम्न के किस कवि को उलट बासिंगे प्रसिद्ध है, किस कवि की उलट बासिंगे प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा कबीरदास जी की। बिहारी की प्रसिद्ध जो है श्रृंगार परक एवं भक्ति परक दोहे, सूरदास के वात्सल्य कृष्ण भक्ति के पद और रविदास के नीति के दोहे, ये फेमस है। नानक जो है किस काव्यधारा के जो है कवि थे, तो ये थे संत काव्यधारा के थे, ठीक है। और राम काव्यधारा ये सब आपने जरूर पढ़ लेना। आगे है मस कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, पंक्ति जो है किसने जो है लिखी है, तो ये किसने लिखी है, आंसर हो जाएगा आपका कबीरदास ने कही है। अन्य पंक्तियों की रचयिता क्या है, ऊधो तुम अपनो जतन करो, ये सूरदास की हैं। सुरतीय नर्तीय नांगतीय सब चाहत अस होय, तुलसीदास की हैं। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत हो, ये रहीमदास की हैं। तो कुछ पंक्तियां हैं, इनको जो है आप नोट डाउन कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे सूफी काव्य पे आ जाते हैं। रचना का जो है कौन सा मिलान जो है सही नहीं है, तुलसीदास रामचंद्र बिल्कुल सही बात है। कुतुबन की मृगा सही है, पद्मावत जैसी। मंझन जो है इसकी चित्रावती ये सही नहीं है। तो ये जो है इसके रचनाकार कौन है, तो रचनाकार यहाँ पर जो है मंझन जो है ये मधुमालती की है, बाकी ये सभी चीज़ें जो फिक्स है। शेख उस्मान की चित्रावली है, ये बहुत अच्छे से जो है लिख लेना। मतलब जितनी भी रचनाएं हैं ये एक भी ऐसी नहीं है जो आपको पढ़नी हो या याद ना करनी हो। आगे कह रहा है ज्ञानदीप किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी आपकी ज्ञानदीप शेख बनी की। और शेख बनी जौनपुर के जिले के दौसपुर के रहने वाले मऊ नामक स्थान के हैं। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा था जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की कथा है। अगला है चंदायन किस कवि की रचना है, तो ये आपकी हो जाएगी मुल्ला दाऊद की जो है ये रचना है। और ये हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य माना जाता है, ठीक है। और 14वीं ये सब चीज़ें इनकी रचना किया है। डॉक्टर माधव प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से अभेद किया है, तो ये भी एक फैक्ट आप जरूर याद कर लीजिएगा। मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा जो है इनमें से कौन सी है, तो देखो अभी जो जिसको आपने जो है पढ़ा फिर से उसकी भाषा पूछ दी गई है, तो इसकी भाषा जो है वो क्या है, अवधी है। लोर कहा को आप चंदायन के नाम से जाना जाता है, बार बार जो मैं बता रहा हूँ, हिंदी के प्रथम सूफी काव्य माना गया है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, तो ये हो जाएगा आपका मुल्ला दाऊद। हिंदी देखो 3 प्रश्न एक जैसे जो है आए हैं। हीरा मन सुगा का उल्लेख जो है कहाँ से आता है, तो ये आपका आता है पद्मावत से, पद्मावत आता है। और कुछ यहाँ ये देखिएगा, जैसे आपसे कहा जाए रत्न का मन आत्मा सिंगल हृदय पद्मावती और सुबह या हीरामंतुता गुरु नागमती ये राघव चेतन, तो कुल मिला के इन सब चीज़ें के देखिएगा। चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है, चंदायन तो ये चनैनी लोक कथा पर आधारित है और इसे लोरकायन या लोरकी के नाम से भी जाना जाता है। चंदायन किस भाषा का काव्य है, तो अभी फिर से वही बात है, अवधी का है, ठीक है। और प्रथम सूफी का प्रथम माना जाता है। ये मुल्ला दाऊद की रचना है, ये तो आप पढ़ चुके हो। क्वेश्चन 88 तक आ गए हैं, 89 को देखिएगा। पद्मावत किसी रचना है, तो पद्मावत जो है जायसी की है, बहुत फेमस रचना है, आप तो जानते ही होंगे। और जायसी कुछ अन्य रचनाएं कबीरदास की, सूरदास की, तुलसीदास की, ये फेमस रचनाएं, इनको भी देखिएगा। बसाएं पक्षी बोलाएं बहुभाषा कराएं हुलास देखें के शाखा, इसकी रचना कौन, तो ये जायसी है, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है, जायसी। अगला क्वेश्चन, जायसी किस धारा के कवि है, तो ये हो जाएगा प्रेम मार्गी भक्ति धारा के, ठीक है। आगे देखेंगे
कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की जो है भाषा कौन सी है? तो भाषा देखो बहुत बार पूछ रहे हैं, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। तो ये भाषा इसकी क्या हो जाएगी? ये अवधी भाषा की है, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है नहीं यहाँ पर। अन्य रचनाएं जरूर देख लीजिएगा, ये अखरावट, आखिरी, ये चित्ररेखा, आखिरी कलाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, जाहिद और रचित पद्मावत इनमें से क्या है? तो ये क्या हो जाएगी? समासोक्ति है, ये है ना, समासोक्ति है। इसमें समासक पदों की बहुलता, उसको समासोक्ति कहते हैं। और अन्य रचनाएं बार बार ये आ रही हैं, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा। तो ये इसको छोड़ना नहीं है, रिवीजन करना है। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? तो ये हो जाएगा आपका नजफ अली की, है ना, नजफ अली की है। और जबकि जायसी ने ये तो नूर मोहम्मद ने इंद्रावती लिखी है, अनुराग बांसुरी और शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। किरण गीतावली जो है ये किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा तुलसीदास की है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि तुलसीदास ने राम के बारे में लिखा है और कृष्ण गीतावली आ गई, तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनाता है। देखिएगा, कुछ अन्य रचनाएं राम लला नशु, है ना, बैराग संदीपनी, रामागर, राम की मंगल, ये सब को और देखिएगा अच्छे से। आगे करा, अस्ति चरममय देह मम, तामे ऐसी प्रीत, तैसे जो श्री राम में होत न तो भव भीत। ये रचना जो है किसकी है? आप समझ ही गए होंगे, इसमें जो है श्री राम जी का हिंट आया है। तो आप जो है, तो क्या हो जाएगा ये? तो तुलसीदास की रचना है। और तुलसीदास ये मायके चले जाने पर ये सब चीज़ें आपको पता होगा। रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? तो ये हो जाएगा तुलसीदास की, ठीक है। पत्नी का नाम भी पूछ लिया गया है। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कौन है? तो ये हो जाएगा शिव पार्वती, काकभुसुंडी, याकलब। ये तो डी हो जाएगा ऑप्शन में, सभी लोग जो है, ठीक है। अगला है दोहावली किसकी रचना है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा तुलसीदास की है। और तुलसीदास जी की रचना है हनुमान बाहु, गीतावली, ये सब, कृष्ण गीतावली, ये मोस्ट पूछा भी गया था अभी थोड़ी देर पहले। अगला है विनय पत्रिका जो है किसकी है? तो विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास जी की है, ठीक है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है। और तुलसीदास का जन्म भी यहाँ पर बता दिया गया है, राजापुर में हुआ था 1589 में, ठीक है। माता पिता का नाम तुलसी तथा आत्माराम दुबे था, पूछ लिया जाए तो बता देना। और कुछ अन्य रचनाएँ भी यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 जो है कंप्लीट कर लिए। 101 में क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा जो है किस भाषा में रचना हुई? तो आंसर हो जाएगा आपका अवधी भाषा में लिखी है। तो 101 क्वेश्चन यानी कि 101 क्वेश्चन का सगुन हम लोगों ने पूरा कर लिया है। 43 मिनट की ये वीडियो है, पार्ट 1 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसका फीडबैक बहुत अच्छा आता है तो हम लोग जो है 3 से 4 पार्ट, लगभग 4 पार्ट में ये पूरा हिंदी साहित्य जो है कंप्लीट करा दूंगा। इसको स्पीड बढ़ा करके अगर देखोगे आप 2 की स्पीड से तो जस्ट 20 या 25 मिनट में ये वीडियो दिख जाएगी। 4 वीडियो देखोगे 25 को 100, लगभग 100 मिनट अगर आपने पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि जिस भी एग्ज़ाम में आप जा रहे होगे मोस्टली आपके प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप एक बार, मैं एक चीज़ और दिखा दूँ कि अभी जो है समय जो है लगभग हो रहा होगा 2:56 हो रहे हैं, यानी कि 3 बज रहे हैं। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड 2 बजे से ये वीडियो रिकॉर्ड शुरू किया था करना, और लगभग 1 घंटा मुझे लगा, क्योंकि एक्सप्रेशन वगैरह में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो जब मैं आपके लिए इतना डेडिकेशन से कर रहा हूँ, ठीक है, बिना कोई जो है लाभ के, तो आप अपना फीडबैक यानी कि लाइक, कमेंट और शेयर जो है ज़रूर करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। जब ज़्यादा लोग इस ड्रीम बैड एकेडमी से जुड़ेंगे तो हमें जो है मेहनत करने में और अच्छा लगेगा। तो थैंक यू, शुभ रात्रि। और जो लोग इसको सुबह देखेंगे उनके लिए गुड मॉर्निंग, ठीक है। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ऑल द बेस्ट।